हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th के इकोनॉमिक्स के व्यष्टि अर्थशास्त्र या चैप्टर 3 डिमांड। क्योंकि हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में इकोनॉमिक्स बहुत कम ही लोग पढ़ाते हैं और हिंदी में तो बहुत ही गिने चुने लोग पढ़ाते हैं, इसलिए आज से मैं शुरू करने वाली हूँ इकोनॉमिक की क्लास 1 और चैप्टर 3। और तो ताकि जो यूट्यूब से पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें आसानी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो डिमांड, सबसे पहले माइंड में आता है कि डिमांड होती क्या है, इनकी मांग होती क्या है। तो ये हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमें अपने टेलीग्राम में ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे दूँगी, आपको ज्वाइन करना है और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि मांग होता क्या है। तो मांग से अभिप्राय एक वस्तु से है जिसे उपभोक्ता एक निश्चित समय अवधि में प्रत्येक संभव कीमत में खरीदने को इच्छुक होता है या फिर समर्थ होता है। अब मांग होती क्या है। मांग से अभिप्राय यहाँ पर पता चल रहा है कि मांग एक वस्तु से है जिसे जो उपभोक्ता कौन होते हैं, हम कौन है, उपभोक्ता। जो क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम उपभोक्ता हैं जो कि सेवाओं और वस्तु का उपभोग करते हैं, इनके उपयोग करते हैं ताकि हमारी आवश्यकताएं पूर्ति हो। तो जिसे उपभोक्ता यानी कि हम एक निश्चित समय अवधि में प्रत्येक संभव कीमत में खरीदने को इच्छुक और समर्थ हो। अब इच्छुक और समर्थ से मतलब क्या है। इच्छुक का मतलब है डिज़ायर यानी कि इच्छा। अब मान के चलो कि एक गरीब व्यक्ति है, उसके पास 200 रुपये हैं और उसकी इच्छा क्या है, वो BMW ले। तो ये सिर्फ एक इच्छा है, ये इच्छा है। क्या वो इस इच्छा को पूरी करने के लिए समर्थ है? नहीं। वहीं अगर कोई उपभोक्ता के पास मान लो 1,00,000 रुपये है, मान लो 1,00,000 रुपये है, ठीक है, 1,00,000 रुपये है। अब उसकी इच्छा क्या है, आईफोन लेना। आईफोन क्या है, उसकी इच्छा। तो क्या उसके पास 1,00,000 भी है और उसकी इच्छा भी आईफोन लेने के लिए, यानी कि वो समर्थ भी है इनके। अब आप बता सकते हो कि आईफोन 1,00,000 के अप्रॉक्स आता है, तो आप बता सकते हो, आप या फिर कह सकते हो कि यहाँ पर जो व्यक्ति है उसके पास पैसे भी, यानी कि वो समर्थ भी है और उसकी इच्छा भी है। तो वही कह रहा है कि यानी कि वो एलिजिबल भी है वो वस्तु खरीदने के लिए और उसकी इच्छा भी है वो वस्तु खरीदने के लिए ताकि उसकी आवश्यकता पूरी हो जाए। तो मांग यही है कि इच्छा, समर्थ भी हो और आवश्यकता भी हो, यानी कि इंसान की इच्छा भी हो और आवश्यकता भी हो और वो इंसान समर्थ भी यानी कि एलिजिबल भी हो, ठीक है, यानी कि उसके पास वो पैसे भी हो। अब यहाँ पर इस चैप्टर में हम मांग के 2 प्रकार पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, मांग के हम 2 प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रकार रहता है व्यक्तिगत मांग और दूसरा प्रकार रहता है बाजार मांग। अब ये व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग होती क्या है। तो व्यक्तिगत मांग होती है, आप नाम से समझिए, यहाँ पे व्यक्ति नाम जोड़ रहा है। व्यक्तिगत मांग यही होती है जो कि एक व्यक्ति की मांग को ही व्यक्तिगत मांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक व्यक्ति की मांग को व्यक्तिगत मांग कहा जाता है। और यहाँ पे बाजार मांग से मतलब है, बाजार यानी कि जो सभी उपभोक्ता होते हैं। बाज़ार में इतनी भीड़ होती है, मान के चलो बाज़ार में इतनी भीड़ होती है, वहाँ पे क्योंकि भीड़ क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे उपभोक्ता होते हैं। तो क्या होते हैं, अधिक डिमांड भी होती है। इससे बाज़ार मांग में सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई आवश्यकताओं का योग होता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़े तो इसका मतलब क्या है, एक उपभोक्ता द्वारा, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, एक उपभोक्ता, क्योंकि ये व्यक्तिगत है, यहाँ पे एक उपभोक्ता की बात की जाएगी। यहाँ बाज़ार है इसलिए यहाँ सभी उपभोक्ता यानी कि एक उपभोक्ता द्वारा एक वस्तु की एक निश्चित समय अवधि में प्रत्येक संभव कीमत पर खरीदने को इच्छुक व समर्थ हो, वो व्यक्तिगत मांग होती है। और यहाँ पर सभी उपभोक्ता द्वारा एक वस्तु की निश्चित समय अवधि में प्रत्येक संभव कीमत पर खरीदने को इच्छुक व समर्थ हो, ठीक है। तो समझ गए। आपको एक ट्रिक याद करनी है कि व्यक्तिगत मांग क्या होती है। व्यक्तिगत मांग जो एक व्यक्ति एक उपभोक्ता से रिलेट हो, बाजार मांग सभी उपभोक्ता से रिलेट हो। अब आते हैं व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक। तो व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाता है हमारा, व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो पहले आते हैं वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत से मतलब क्या है, वस्तु की कीमत, आप खुद सोचो, आप बाज़ार जाते हो,
आप बाज़ार जाते हो, आपको एक वस्तु यानी कि वस्तु ए जो है वो 100 रुपये की मिल रही है। तो 100 रुपये की मिल रही है तो आपके पास 100 रुपये हैं और वो 100 रुपये की ही मिल रही है, तो आप उस वस्तु को कितनी क्वांटिटी में खरीद सकते हो, कितनी मात्रा में? एक मात्रा में। वहीं अगर बी वस्तु 50 रुपये में मिल रही है और आपके पास 100 रुपये हैं, तो आप उसकी 2 क्वांटिटी खरीद सकते हो। इससे पता क्या चल रहा है कि जब वस्तु की कीमत यहाँ से 100 से 50 हो गई तो हमारी जो मात्रा थी वो कितनी हो गई? बढ़ गई। तो यही कहने का मतलब है कि जब कीमत बढ़ती है तो मांग गिरती है, यानी कि जब हमारे मतलब जब वो वस्तु 100 रुपये की थी तो हमने 1 की मांग करी, वहीं जब वो वस्तु 50 की हो गई तो हमने 2 की मांग करी। तो यही कह रहे हैं, और जब कीमत गिरती है, कीमत गिर गई तो हमारी मांग क्या हो गई? बढ़ गई। तो यही है वस्तु की कीमत। फिर आते हैं संबंधित वस्तु की कीमत। अब संबंधित वस्तु की कीमत, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? संबंधित वस्तु की कीमत। अब इसके जो है हम यहाँ पर 2 प्रकार पढ़ने वाले हैं। पहला आ जाता है प्रतिस्थापक वस्तु या स्थानापक वस्तु। अब आपको इसके नाम से ही पता चल जाना चाहिए। प्रतिस्थापक का मतलब है स्थापित करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह स्थापित करना, या फिर एक जगह का दूसरी जगह का पहली जगह में प्रयोग में लाना। तो प्रतिस्थापक वस्तु क्या कहती है? हम एक उदाहरण लेकर चलते हैं। जैसे प्रतिस्थापक, पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं, फिर इसको हम उदाहरण से अच्छे से समझेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? वह वस्तुएं जो एक विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे स्थान में प्रयोग में लाती है। अब इसके एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दे रखा है? हमें चाय और कॉफ़ी का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। तो अब इस चाय और कॉफ़ी के एग्जाम्पल को समझते हैं। मान लो यहाँ पर चाय एक वस्तु, यानी कि मान के चलो यहाँ पर एक वस्तु चाय मान के चलो यहाँ पर एक वस्तु चाय दे रखी है और दूसरी वस्तु कॉफ़ी दे रखी है, ठीक है। अब चाय को पीने वाले लोग जो थे बहुत ज़्यादा थे, वहीं कॉफ़ी को पीने वाले कम लोग थे। लेकिन जैसी चाय की कीमत बढ़ती है, यानी कि पहले कितनी थी? 50 रुपये थी, इसलिए लोग पी लेते थे, लेकिन अब एकदम से 100 रुपये इसकी कीमत हो गई, जिससे क्या हो गई? चाय की डिमांड कम हो गई और लोग क्या करने लगे? कॉफ़ी की तरफ अट्रैक्ट हो गए। यानी कि ये यही कह रहे हैं, प्रतिस्थापक का नियम कहता है जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ती है। अच्छे से समझो। जैसे यहाँ पे हमने बनाए, यहाँ पे चाय बनाए और यहाँ पे कॉफ़ी बनाए, ठीक है। अब समझो कि चाय को लोग बहुत ज़्यादा पीते थे और कॉफ़ी को कम पीते थे, ठीक है। क्यों पीते थे? क्योंकि चाय जो थी पहले कॉफ़ी से सस्ती थी। अब एकदम से चाय की जो कीमत थी वो अब 50 से 100 रुपये हो गई, ठीक है। 50 से 100 रुपये हो गई, जिससे चाय की डिमांड यानी कि जो मांग थी वो गिरने लगी, और इससे क्या होगा? जो कॉफ़ी की डिमांड जो थी वो बढ़ने लगी। तो यही बता रहा है कि प्रतिस्थापक वस्तु में जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ती है। ठीक है, समझे? एक वस्तु की जब कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ रही है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि प्रतिस्थापक वस्तु से मेरा मतलब क्या है। तो यही चीज़ कह रहा है कि जब हम अगर चाय की कीमत बढ़ जाती है तो हम उसकी जगह कॉफ़ी पी सकते हैं। ऐसे अगर कोका कोला की कीमत बढ़ जाती है तो पेप्सी पी सकते हैं। तो जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं पूरक वस्तुएं। ये संबंधित वस्तुओं का दूसरा टाइप है। कौन सी? पूरक वस्तुएं। अब ये पूरक वस्तु क्या होती हैं? वह वस्तुएं जिनका प्रयोग एक साथ किसी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है उसे पूरक वस्तु कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? मान लो एक वस्तु जैसे पेट्रोल है, क्या है? पेट्रोल है, यानी कि एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दे रखा है? पेट्रोल और कार दे रखा है। क्या आप खुद बताओ कि कार जो कार है क्या वो पेट्रोल के बिना चल सकती है? नहीं चल सकती। वहीं पेट्रोल मतलब अगर देखा जाए तो कार पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती ना। यानी कि अगर कार को चलाना है तो हमें इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होगी, ठीक है। यानी कि ये क्या है कि पूरक वस्तु में क्या है कि जहाँ पर हमें एक साथ
यानी कि जो वह वस्तुएं जिनका एक साथ, यानी कि कार का काम अकेले हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना, कि यहाँ पर हम एक साथ वस्तु का प्रयोग करते हैं, यानी कि पेट्रोल और कार का प्रयोग कर सकते हैं। पेन और उसकी इंक, एग्जाम्पल ये हो गया, इनकी जिनका एक साथ प्रयोग किया जाए। चाय और चीनी हो जाती है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब इसको समझे तो जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग गिरती है। अब देखो, मान लो पेट्रोल की कीमत, यानी कि जो पेट्रोल था उसकी कीमत 100 से 200 रुपये हो गई, और 200 रुपये हो गई। क्या लोग पेट्रोल अफोर्ड कर पाएंगे? ज़्यादातर लोग पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ से क्या होगा, कार, यानी कि जो कार होगी उसकी डिमांड गिर जाएगी। क्योंकि पेट्रोल क्यों लेते हैं? कार में भरने के लिए लेते हैं। कार, बाइक, ये सब जो होती है पेट्रोल से तो चलती हैं। तो जिससे क्या होगा, एक वस्तु की अगर कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु जैसे कार की मांग जो है वो गिर जाती है। आई होप कि आप ये भी समझ चुके होंगे। नेक्स्ट आते हैं उपभोक्ता की आय। अब उपभोक्ता की आय से क्या मतलब है? अब उपभोक्ता की आय ये तब काम करते हैं, यानी कि ये वस्तु की प्रकृति के अनुसार काम करते हैं। अब ये वस्तु की सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु, अब इनको हम समझेंगे, इसलिए आप अच्छे से समझना इस सब चीज़ को, कि जब कोई सामान्य वस्तु, अब हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि एक व्यक्ति है, जब उसकी आय यानी कि एक व्यक्ति है, जब उसकी आय 5,000 थी तो वो क्या करता था, टोन्ड मिल्क खरीदता था। क्या उनसे टोन्ड मिल्क खरीदता था। वहीं जब उसकी 10,000 हो गई तो अब कौन सा मिल्क खरीद रहा है वो, फुल क्रीम मिल्क खरीद रहा है वो, ठीक है, फुल क्रीम मिल्क खरीद रहा है। तो इससे क्या हुई, जब आय बढ़ी तो क्या हुआ, वस्तु में चेंजेस भी आए। यानी कि जब 5,000 सैलरी थी तो वो टोन्ड मिल्क खरीदा था, लेकिन अब 10,000 हो गई तो फुल क्रीम। तो यहाँ पर 10,000 व्यक्ति, यानी कि 10,000 आय वाले व्यक्ति या उपभोक्ता के लिए जो फुल क्रीम है वो सामान्य वस्तु है। वहीं अगर जो टोन्ड है वो एक घटिया वस्तु है, यानी कि लोकल वस्तु कह सकते हैं। यानी कि कोई वस्तु घटिया नहीं है, ये सिर्फ बताया जा रहा है कि घटिया वस्तु है। क्योंकि अब देखो, अब जब सामान्य वस्तु, यहाँ पर जो सामान्य वस्तु में जब आय बढ़ती है तो सामान्य वस्तु, यहाँ पर फुल क्रीम सामान्य वस्तु है तो उसकी डिमांड बढ़ रही है। यानी कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ रही है तो सामान्य वस्तु की डिमांड बढ़ रही है। वहीं जब घटिया वस्तु में जब उपभोक्ता की आय बढ़ रही है तो क्या, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो क्या कोई घटिया वस्तु लेना चाहेगा? नहीं। जिससे क्या होगा, घटिया वस्तु की मांग घट जाएगी। वहीं जब उपभोक्ता की आय घटेगी तो घटिया वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। तो यही कहना चाह रहा है वो, सामान्य वस्तु में जब आय बढ़ती है तो मांग बढ़ती है, और घटिया वस्तु में जब आय बढ़ती है तो मांग गिरती है, और आय गिरती है तो मांग बढ़ती है। अब नेक्स्ट आ जाता है अभिरुचियाँ और प्राथमिकताएं। अभिरुचि और प्राथमिकता यानी कि टेस्टेस और प्रेफरेंस। अब इससे मतलब क्या है? अभिरुचियाँ का मतलब होता है कि आपको किन चीज़ों में रुचि है, यानी कि इसकी डेफिनेशन से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जब कोई वस्तु फैशन में आती है, आपको पता है जब भी कोई वस्तु फैशन में आती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो क्या होता है, उपभोक्ता की प्राथमिकता बन जाती है और उसकी मांग बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, मान के चलो एक बैगी जीन्स, क्या है, एक बैगी जीन्स जो है वो फैशन में आया। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे? अभिरुचि और प्राथमिकता। इनकी मान के चलो एक बैगी जीन्स है, वो फैशन में आता है, ठीक है, इनके ट्रेंड में आता है। तो अगर कोई भी चीज़ फैशन में आती है तो जो उपभोक्ताएं होती हैं उनका क्या मन करता है कि वो उन चीज़ों को खरीदे ताकि वो भी फैशन में आए, है ना। यही चाहते हैं ना। जैसे आप मान के चलो एक बैगी जीन्स है तो आपकी भी इच्छा होगी कि आपके पास भी बैगी जीन्स हो। तो इससे क्या होता है, उपभोक्ता यानी कि आप लोग क्या करते हो, उसकी मांग बढ़ा देते हो। आप मान के चलो अभी बैगी जीन्स आया है तो बैगी जीन्स फैशन यानी कि ट्रेंड में चल रहा है तो सभी लोग तो खरीदेंगे, जिससे क्या होगा, उपभोक्ता की मांग बढ़ेगी। ठीक है, ये समझे। फिर आता है भविष्य में कीमत के प्रत्याशा। अब इससे क्या मतलब है? अब इससे मतलब है भविष्य में कीमत की प्रत्याशा से मतलब है, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो अभी पेट्रोल 100 रुपये है। अब खबर क्या आती है कि अगले हफ्ते यानी कि नेक्स्ट वीक क्या है, पेट्रोल 200 रुपये हो जाएगा।
तो लोग क्या करेंगे, पेट्रोल को अभी से, इनके क्या करेंगे, अभी से खरीदना शुरू कर देंगे ताकि उनके पास अधिक स्टॉक हो। क्या हो, ताकि उनके पास अधिक स्टॉक हो और भविष्य उनमें उन्हें दिक्कत ना आए। तो यही कह रहे हैं, यानी कि जब जब उपभोक्ता को संभावना मिलती है, सूचना मिलती है कि आगे जाके एक वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी आने वाली है, तो वो पहले से ही उसको अधिक खरीद लेते हैं। समझ गए? तो ये पांच चीज़ें एक व्यक्तिगत कारक या फिर व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करती है। अब आता है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। अब ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब समझो, मांगी गई मात्रा यानी कि क्वांटिटी में परिवर्तन। क्वांटिटी में कब परिवर्तन होना था, हमने पढ़ा था जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो क्या होता है, क्वांटिटी, यानी कि जब कीमत बढ़ती है तो क्वांटिटी यानी कि जो, या फिर कह सकते हो क्वांटिटी गिरती है, ये मात्रा गिरती है, या फिर डिमांड, मात्रा गिरती है। अभी हमने समझा था एक एग्जांपल लेके, जैसे एक वस्तु 100 रुपये की है तो 100 रुपये में हम उसकी एक क्वांटिटी खरीद रहे थे, वहीं जब वो 50 की हो गई तो हम उसकी 2 क्वांटिटी खरीद रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि हमारी मात्रा में परिवर्तन हुआ, 1 से हम 2 में आ गए, यानी कि हमारी मात्रा में परिवर्तन हुआ। तो मात्रा में परिवर्तन किससे कारण से होता है, तो वो है कीमत, यानी कि मात्रा में परिवर्तन कीमत कारण से होता है। ठीक है, समझ गए किससे कारण से होता है मात्रा में परिवर्तन? मात्रा में परिवर्तन समझ चुके होंगे आप लोग कि मात्रा में परिवर्तन किस कारण से होता है, कीमत से। ठीक है, समझ गए आप कि मात्रा में परिवर्तन कीमत से होता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, यहीं पर एग्जाम दिया मांग। अब नेक्स्ट आता है मांग में परिवर्तन। क्वांटिटी में परिवर्तन आप समझ गए होंगे, अब आता है मांग में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन क्या होता है, अभी हमने समझा था कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है, एक मिनट, जब उपभोक्ता की आय बढ़ी तो क्या हुआ, मांग में परिवर्तन हुआ। उसने क्या करा, जो घटिया वस्तु, ये जो सामान्य वस्तु थी उसको अधिक खरीदा और घटिया वस्तु को कम खरीदा। मांग में परिवर्तन हुआ, है ना, मांग में परिवर्तन, जो मांगी गई वस्तु थी उसमें परिवर्तन आ गया। पहले हम फुल क्रीम, मतलब पहले हम सामान्य वस्तु में पहले फुल क्रीम आ गया और घटिया में टोंड, जिसमें हम पहले टोंड खरीदते थे लेकिन अब फुल क्रीम खरीद रहे, जिससे कि वो मांगी गई जो वस्तु है उसमें परिवर्तन हो गया। ठीक है, इनकी मांग में परिवर्तन। अब इसका उदाहरण देखिए तो मांगी गई मात्रा में एक उदाहरण दे रखा है, जैसे उदाहरण है कि LG द्वारा टीवी पर 10% की छूट दी गई तो ग्राहक बढ़ गए। इसमें क्या हुआ, मांग में परिवर्तन हुआ, इनकी कीमत में परिवर्तन हुआ, है ना। जब LG टीवी, अगर मान लो 10,000 की टीवी थी, अब LG ने उसमें 10% छूट दे दी तो 10% कितनी हुई, तो निकाल को 10% कितनी हुई इसकी, देखिए तो 10% छूट दे दी, यानी कि 1,000 रुपये की छूट दे दी, तो यानी कि कुल कितने में दे रहा है, अब वो 9,000 रुपये में दे रहा है, अब वो 9,000 रुपये में दे रहे हैं, यानी कि जो पहले 10,000 की टीवी थे वो 9,000 में। अब आपको पता है कि जब कीमत गिरती है तो डिमांड बढ़ती है, तो यही कह रहे हैं कि जब छूट मिली तो क्या हुआ, ग्राहक बढ़ गए। अब इसमें देखिए तो मांग में परिवर्तन में, जैसे आय में वृद्धि तो मांग बढ़ गई, और बारिश के मौसम में छातों की मांग बढ़ गई, यानी कि सिर्फ कीमत को छोड़ के, कीमत वही है, मान के चलो कि बारिश का मौसम लेकर चल रहे हैं, ठीक है, तो बारिश के मौसम में या कोई सा भी मौसम में देखिए तो जो छाते हैं वो 100 रुपये में मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखें बारिश में क्या होता है, छातों की मांग बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, मांग। पहले गर्मियों में छाते इतने कोई नहीं खरीदता था जितने बारिश में खरीदता था, ठीक है, तो इससे क्या होगा, मांग में परिवर्तन हुआ। लेकिन कीमत तो वही है, बारिश में भी कीमत 100 रुपये है, गर्मी में भी कीमत 100 रुपये है। अब बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक, अब हम पढ़ने वाले क्या, या फिर अब हम नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट पार्ट जो लाने वाले हैं वो हमारा पार्ट होगा बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक। तो पार्ट 2 के लिए, कौन सा, पार्ट 2 के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें
और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए बाय बाय।